समय उड़ चला और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। हालांकि 1 साल कोई लंबा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि आखिरकार कार्तिक और माया शादी कर रहे थे। अगर माया की फैमिली के मुंबई वाले मॉल का काम अटका नहीं होता, तो उनकी शादी को शायद 1 साल नहीं लगता। पिछले काफी लंबे समय में व्यापार बहुत बढ़ चुका था और मुंबई शहर में उनके बहुत सारे आउटलेट्स खुल चुके थे। उन सब की जिम्मेदारी माया के ऊपर आती थी। उसे डिजाइन भी करना होता था और मैनेजमेंट भी। कुछ ही सालों के दौरान माया का परिवार पुणे का सबसे बड़ा परिवार बन गया था और सभी प्रकार की काम की रुकावटें आती रहती थीं। शादी के साथ अब आखिरकार माया को कुछ अच्छा आराम मिल सकता था। कार्तिक की शादी की खबर के बारे में पुणे के किसी भी प्रमुख परिवार ने रुखाई बरतने की हिम्मत नहीं की। वे एक के बाद एक तैयारी में जुटे थे। वो इस शादी में जो कुछ भी उपहार लाने वाले थे, वो बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता था, क्योंकि वो सिर्फ शादी में दिए जाने वाले उपहार ही नहीं होते, बल्कि उनका महत्व ये भी था कि वे माया के परिवार और कार्तिक से किस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। वे उपहार एक निशानी होते और शादी के बाद जब भी माया और कार्तिक उन उपहारों पर नजर डालते, तो उन्हें याद आता कि उन्हें किसने क्या दिया है। इसलिए सबने इस बात की ताकीद की थी कि जो भी उपहार में वो दे रहे थे, उनमें उनके ब्रांड का या उनके परिवार का नाम एकदम सामने हो। वो सभी चाहते थे कि वो लोग माया और कार्तिक की नजर में बने रहें। उपहारों के माध्यम से वे नजर में बने रहना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके व्यापारिक संबंध भी अच्छे हो सकते थे और अगर उन्हें कोई परेशानी आती, तो उस हाल में कार्तिक से मदद की गुहार भी लगा सकते थे। ये बात अब आम तौर पर जाहिर हो चुकी थी कि जिस कार्तिक को काफी समय तक लोग रद्दी और कचरा कहते रहे, जिससे शादी करने के लिए माया को काफी कुछ सुनना पड़ा, जिससे शादी करने के लिए उसका जबरदस्ती तलाक करवाया गया, वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो हठ योग का बहुत ही उच्च कोटि का साधक था। उसकी शक्ति इतनी थी कि शायद सारे पुणे शहर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो उसकी शक्ति का सामना कर सकता था। उस पर भी अच्छी बात यह थी कि उसके मन में उन लोगों के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं थी। वो इस बात में यकीन रखता था कि भले ही किसी ने पहले कुछ भी किया हो, लेकिन अगर उसका मन बदल गया है और वो अब उससे अच्छे से पेश आता है, तो कार्तिक उसकी मदद ही करता था और उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था। उनमें से डोगरा परिवार भी था, जिसने पहले भी कार्तिक को नाराज कर दिया था। इसलिए उसने बधाई उपहार तैयार करने के लिए अपना खूब दिमाग लगाया था। उसे खुश करने और उससे अपने रिश्ते को एक नया नजरिया देने के लिए हर कोशिश की थी। माया का परिवार पहले की तरह अब घबराया हुआ नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कार्तिक के रूप में अब सारे शहर का सबसे अच्छा रिश्ता था। वे कार्तिक के दोस्त और रिश्तेदार थे। उपहार उनके इरादे और नजराने थे। शादी की व्यवस्था अभी भी चल रही थी और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। आखिरकार एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी का दिन भी तय कर दिया गया। कार्तिक ने अपने कपड़े पहने और एक नजर डालने के लिए शीशे के सामने खड़ा हो गया। ये कहना गलत होगा कि वो उत्साहित नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि ये उनकी पहली शादी थी अपने पिछले जन्म में। क्योंकि उसने गुप्त रूप से माया से शादी की थी, तो उसने इस तरह के पवित्र समारोह का आयोजन नहीं किया था। उसे सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिला था और उसे ही विवाह मान लिया गया था। कार्तिक को हमेशा लगता था कि उसने समारोह ना करके माया के साथ गलत किया है। अब आखिरकार उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था। काफी देर तक आईने के सामने खड़े रहने के बाद धीरे धीरे उसकी उफनती भावनाएं शांत हो गईं और उसका भाव बहुत शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल कार्तिक फिर से परेशान हो गया।
उसे तुरंत अपने मूल रूप में वापस लौटना पड़ा। कुछ ख्यालों ने उसकी सोच में खलल डाला था। जीजू, क्या आपकी पहली बार शादी नहीं है? आपकी साथी मेरी ही बहन है। क्या पसीने टपकाकर घबराने की जरूरत है? उसकी साली बगल में खड़ी थी और कार्तिक के नर्वस लुक को देख रही थी। वो हंसे बिना नहीं रह सकी। कार्तिक घबराते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो, ये पहली बार है जब मैं शादी कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना मजबूत और कितना गंभीर है, ऐसे वक्त पर आदमी का दिल धक धक होने ही लगता है। उसकी साली ने उसे दिलासा दिया, अरे इतना घबरा कर रहे तो जूते खरीदने में मोल भाव नहीं कर सकोगे और लुट जाओगे। कहकर वो शर्मा कर भाग गई। कार्तिक ने आंखें घुमाई और उससे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अभी ही घबराया हुआ हूं। जब मैं चुपके से तुम्हारी बहन को भगा कर ले गया था तब भी मैं बहुत घबराया हुआ था। कार्तिक इतना घबरा गया था कि वो लगभग पागल लग रहा था। उसकी साली को पागल कार्तिक की परवाह नहीं थी, उसे तो मजा आ रहा था। उसने समय देखा और कहा, वक्त हो गया है, आपको चलना चाहिए। कार्तिक अचानक उठकर अपने गाउन और बालों को सुंदर तरीके से संभालने लगा। फिर उसकी अवाक नजर के सामने उसने अपनी भौहें उठाई और देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। वो दिल से बहुत खुश था। माया बड़े परिवार की बेटी थी। अगर कार्तिक उससे शादी करना चाहता था तो उसे सीधे अपने घर लाना पड़ता था। कार्तिक सीढ़ी पर खड़ा हो गया और उसने ऊपर देखा। माया ने हल्का मेकअप पहन रखा था। उसकी सुंदरता को किसी भी सजावट की जरूरत नहीं थी। माया का चेहरा लाल हो रखा था। जब उसने कार्तिक को खुद को देखते हुए देखा तो उसने एक छोटी लड़की की तरह शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। बर्फ सी सफेद शादी की पोशाक साफ और कोमल थी। उसके प्यारे स्वभाव के साथ इस समय माया कार्तिक की आंखों में एक परी की तरह उतरी हुई थी। कार्तिक जानता था कि ये लड़की उसकी शादी की साथी उसका सच्चा प्यार है। एक वो भी पल था जब वो खुद से पूछ रहा था कि एक अनाथ के रूप में ऐसी विकट और बेदाग सुंदरता पाने के लायक होने के लिए उसके पास क्या गुण था? क्या ये उसके पुण्य थे जो भाग्य उसका पक्ष ले रहा था? माया हल्के कदमों के साथ शालीनता से चली और कदम से कदम मिलाकर कार्तिक के पास पहुंची। कार्तिक की सांसें जमने वाली थीं। इस पल में कार्तिक बेहद परेशान हो गया, क्योंकि अपने सामने दुल्हन की प्रशंसा करनी थी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। माया कुछ हद तक कार्तिक की नजर से शर्मा रही थी। ये पहली बार था जब सबके सामने शादी हो रही थी। उसने पिछली बार हमेशा कार्तिक के साथ होने पर पछतावा महसूस किया था। हर लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी के हॉल में प्रवेश करना चाहती थी। तुम बहुत सुंदर हो, कार्तिक ने जुनूनी होकर सीधे कहा। माया ने धीरे से सिर हिलाया। वो इतना शर्मा रही थी कि उससे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। शादी के बाद ही उन दोनों को पति पत्नी माना जा सकता था। इस पल में वे दूल्हा दुल्हन थे। माया का दिल खुशी से भर गया था। कार्तिक मन में बुदबुदाया, कार्तिक, अब से माया तुम्हारे हाथों में होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें कैसे देखता है। अब से दोनों हमेशा साथ रहने वाले थे। उनके साथ के सामने अब दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती थी। ना तो उनके रिश्तेदारों के ताने, ना ही किसी दूसरे की कोई साजिश, और ना ही ये बात आ सकती थी कि पैसे के मामले में या सामाजिक हैसियत के मामले में उनमें से कोई ऊपर या नीचे था। अब वे उस जगह थे जहां कार्तिक और माया किसी भी जोड़े के लिए सबसे अच्छे दूल्हा दुल्हन का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकते थे। कोई भी जोड़ा जो एक दूसरे से प्यार करता है, वो जिस तरह की जिंदगी और जिस तरह की शादी के बारे में अपने सपनों में सोच सकता था, उस तरह की शादी आज कार्तिक और माया की हो रही थी। फिर एक बार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
ये बात भी सच है कि कार्तिक के दिमाग में दूर कहीं बहुत से ख्याल सोए हुए पड़े थे, जिनमें विनाश, काल दानव और श्वेता का भी ख्याल था। उसमें सारी चिंताएं, सारी चीजें और बहुत से सवाल मिलाकर ऐसा बहुत कुछ था जो बड़ा महत्व रखता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्तिक ही है जो ये सब सोच रहा था। माया के दिमाग में भी हजारों चीजें थीं। उसे आने वाले अजीब सपने, उसकी दूसरी पर्सनालिटी का उसके सपने में बार बार आना और उसकी अजीब सी आधी सोई हुई स्थिति, ये सब बहुत ही सोचने वाली बातें थीं। उसे तो इस सब के अलावा अपने व्यापार के बारे में भी सोचना था और दूसरी ओर कार्तिक को अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। लेकिन ये सारी बातें दोनों के दिमाग में कहीं किसी दूसरे बक्से में बंद पड़ी थीं। ये बातें कितनी भी बड़ी और खास हों, पर सोच की सतह पर आकर दोनों के दिमाग में जगह बनाने की हिम्मत फिलहाल कर भी नहीं सकती थी। फिलहाल अगर कोई चीज उनके सामने थी तो उनकी जिंदगी का ये पड़ाव, जिसे पाने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया गया। 3000 सालों तक एक लोक से दूसरे लोक तक भटकने के बाद अगर कार्तिक इस धरती पर लौट कर आया था तो उसके मन में इस दूसरे जीवन के लिए और कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ अपनी माया के पास जाना था। यही उसकी एक इच्छा थी और इसी के लिए उसने कितने ही साल, कितने ही दैत्यों और दानवों से लड़ने में निकाल दिए। कार्तिक ने इतना कुछ सिर्फ एक इस पल को पाने के लिए किया था और आज वो पल उसके सामने था। क्या उसके जीवन में अब हमेशा खुशी रहेगी? क्या माया को पाने के बाद कार्तिक दुनिया पर मंडराते खतरों का सामना बिना हिचके कर सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।